हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे सैमुअल बेकेट का प्ले वेटिंग फॉर गोदो। इस प्ले को 20th सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्ले माना जाता है क्योंकि इसने थिएटर और ड्रामा में एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट किया था। यदि आपने ये प्ले पढ़ा है या फिर आप इसे आगे पढ़ेंगे तो ये आपको काफ़ी अजीब प्ले लग सकता है क्योंकि ये कन्वेंशनल प्लेस जैसा नहीं है। इसमें जो थीम है, कैरेक्टर का चॉइस है, लैंग्वेज का यूज़ है, प्लॉट है, ये सब कन्वेंशनल प्ले से काफ़ी हटकर है। तो आज इस वीडियो में हम इस प्ले को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, इसके सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे ताकि आप इस प्ले को समझ सकें एंड अप्रिशिएट कर सकें। सबसे पहले हम जानते हैं सैमुअल बेकेट के बारे में। सैमुअल बेकेट का जन्म 1906 आयरलैंड में हुआ था, लेकिन इन्होंने मोस्ट ऑफ द एडल्ट लाइफ पेरिस में बिताई थी। एंड क्योंकि हम जानते हैं फ्रांस वॉज अ पार्टिसिपेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो इम्पैक्ट है वो हमें इनकी राइटिंग्स में देखने को मिलता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड से भी पहले इन्होंने अपने कुछ वर्क्स प्रोड्यूस किए थे, वो राइटिंग करते थे, लेकिन जो इनके मेजर वर्क्स हैं जिनके लिए इन्हें जाना जाता है वो इन्फ्लुएंस थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड से। इन्हें एक अवांत गार्डे राइटर कहा जाता है। अवांत गार्ड जो वर्ड है वो ऐसे थिंकर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो मेन स्ट्रीम वैल्यूज़ यानी कि कन्वेंशनल वैल्यूज़ से हटकर अपने फील्ड में कुछ नया, इनोवेटिव, अनऑर्थोडॉक्स और रेडिकल चेंज लाते हैं। सैमुअल बेकेट के जो मेजर वर्क्स हैं जिनके लिए इन्हें जाना जाता है वो कन्वेंशनल वर्क से काफ़ी हटकर एक नए ही जॉनरा से बिलोंग करते हैं जिसे कहते हैं एब्सर्डिज्म। तो ये जो प्ले है वेटिंग फॉर गोदो, ये भी बिलोंग करता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड से। तो इन्होंने इस जॉनरा को इतनी परफेक्टली यूज़ किया है कि इन्हें फादर ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा जाता है। एंड इनके इसी न्यू राइटिंग स्टाइल के लिए इन्हें 1969 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। वेटिंग फॉर गोदो सैमुअल बेकेट का फर्स्ट एंड मोस्ट फेमस प्ले था जिसे इन्होंने ओरिजिनली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था एंड इसका टाइटल था एन अटेंडेड गोदो। बाद में इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। अब हम जानते हैं इस प्ले की समरी, लेकिन समरी पे हम थोड़ा कम फोकस करेंगे क्योंकि आगे हमें जो इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन्हें क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है एंड इंग्लिश में इसका टाइटल बनता है वेटिंग फॉर गोदो, अ ट्रैजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। तो ये जो वर्ड है ट्रैजिक कॉमेडी, इसका मतलब हम आगे चल के एनालिसिस में समझेंगे, लेकिन 2 एक्ट से हम समझ गए कि इस प्ले में सिर्फ 2 ही एक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप इसे समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि ये जो 2 एक्ट्स हैं ये बिल्कुल सेम ही है। ऐसा लगेगा आप एक ही एक्ट को दोबारा पढ़ रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो प्ले की जो सेटिंग है वो काफ़ी सिंपल है। शाम का टाइम होता है, एक रोड पे एक पेड़ है और एक लो माउंट सा है जिसके ऊपर बैठकर 2 ट्रैम्प्स जिनका नाम है व्लादिमिर और एस्ट्रागोन किसी गोदो नाम के व्यक्ति का वेट करते हैं। जो पूरा प्ले है वो बेसिकली इस वेटिंग पर ही बेस्ड है। वेट करते करते उन दोनों ट्रैम्प्स को टाइम पास करना होता है एंड टाइम पास करने के लिए वो कुछ ना कुछ बस बोलते ही रहते हैं। अगर आप इस प्ले को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनकी जो बातें हैं उनका कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हें टाइम पास करना है तो वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। तो कैरेक्टर्स की जो बातें हैं वो काफ़ी मीनिंगलेस हैं, लेकिन इन मीनिंगलेस बातों के ज़रिए सैमुअल क्या शो करना चाहते हैं कि ये जो यूनिवर्स उन्होंने क्रिएट किया है जो कि मॉडर्न डे वर्ल्ड को सिम्बलाइज करता है, इस यूनिवर्स में लैंग्वेज हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स मीनिंग। लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं रह गया है। कैरेक्टर्स आर टॉकिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग। उन्हें टाइम पास करना है, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अब जैसे हमने देखा, जो मेन एक्टिविटी थ्रू आउट द प्ले हो रही है वो है वेटिंग। अब इस वेटिंग की इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि क्या वो सही जगह पर हैं, क्या दिन है आज, क्या गोदो आज ही आएगा, क्या टाइम है, एंड वो गोदो का वेट क्यों कर रहे हैं। एक बार तो एस्ट्रागोन ये भी पूछता है कि क्या वो गोदो का ही वेट कर रहे हैं। यानी कि एक अनसर्टेनिटी है जो थ्रू आउट द प्ले हमें देखने को मिलती है। इसके बाद एस्ट्रागोन एक बार सोने लगता है
तो व्लादिमीर उसे तुरंत जगा देता है, क्योंकि अगर वो सो गया तो व्लादिमीर को अकेलापन जो है वो फेस करना पड़ेगा एंड वो उसे झेल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये जो यूनिवर्स बेकेट ने क्रिएट किया है, इट इज़ नॉट अ हैप्पी यूनिवर्स, इट इज़ फुल ऑफ सफरिंग। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। जो कैरेक्टर्स हैं वो कई बार बोलते हैं कि हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन कोई भी अलग नहीं हो पाता है। वो बोलते हैं लेकिन वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है टू सर्वाइव द सफरिंग। उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो सुसाइड करते हैं, बट उस बात पे भी उन दोनों का कोई कंसेंसस नहीं बन पाता है। तो फिर वो कहते हैं कि चलो गोदो का वेट करते हैं, वो बताएगा क्या करना है। तो ये जितने भी मैं रेफरेंसेस ले रही हूँ, जो पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट एंड इनका क्या मतलब है ये आप एनालिसिस पार्ट में और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद इन दोनों कैरेक्टर्स की तो एक्टिविटीज़ एंड बातें चलती रहती हैं। उसके बाद आते हैं दो कैरेक्टर्स, पोज़ो एंड लकी। पोज़ो जो है उसने लकी के गले में एक रस्सी बांध रखी है एंड वो उससे खींच रहा है उसे। तो पहले पोज़ो आता है एंड वो रस्सी से खींचता है लकी को। लकी जो है उसके सर पे बहुत सारा लगेज रखा हुआ है एंड वो आके उनके पास रुक जाते हैं एंड फिर उनका कॉन्वर्जेसन स्टार्ट होता है। तो जैसे ही उनकी एंट्री होती है तो एस्ट्रागॉन उससे पूछता है कि क्या पोज़ो ही गोदो है, मतलब कि वो किसी का वेट कर रहे हैं लेकिन वो उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। तो अब हमें स्टेज पे 4 कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं एंड चारों के बीच में कुछ बातें हो रही हैं एंड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इस दौरान लकी जो है वो अपने सर पे रखे हुए बैग्स को नीचे नहीं रखता है। तो एस्ट्रागॉन पोज़ो से पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। तो पोज़ो कहता है क्योंकि वो अपने मास्टर को यानी कि पोज़ो को प्लीज़ करना चाहता है। वो कहता है मेरे पास बहुत सारे स्लेव्स हैं एंड वो नहीं चाहता है कि मैं उसे निकाल दूं, इसीलिए वो मुझे प्लीज़ करना चाहता है। तो ये जो रिलेशनशिप है पोज़ो एंड लकी का, इसे हम पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन या फिर मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन से देखें तो ये हमें सिमिलर टू द रिलेशन बिटवीन अ कैपिटलिस्ट एंड अ लेबर। जैसे कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो अपने लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, वैसे ही पोज़ो यहाँ पर लकी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बातें हो रही हैं, कभी कोई कैरेक्टर किसी को किक कर रहा है, कभी डांस कर रहे हैं, कभी मिमिक कर रहे हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स के द्वारा जो बेकेट है वो अपने प्ले में कॉमिक एलिमेंट्स को ऐड करता है। जैसे मैंने आपको बताया दिस इज़ अ ट्रैजिक कॉमेडी, तो कॉमिक एलिमेंट्स इन्हीं सारी चीज़ों से आता है एंड ये बेसिकली ऑडियंस को हंसाने के लिए है। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं जैसे आप किसी चार्ली चैपलिन के एक्ट को देख रहे हैं। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। इसके बाद पोज़ो एंड लकी वहाँ से चले जाते हैं एंड व्लादिमीर एंड एस्ट्रागॉन पीछे रह जाते हैं वेट करते हुए। फाइनली वहाँ पर एक लड़का आता है एंड व्लादिमीर उससे पूछता है कि क्या तुम गोदो का मैसेज लाए हो। तो वो कहते हैं कि हाँ, एंड गोदो आज नहीं आएगा लेकिन वो कल ज़रूर आएगा। तो फिर वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है एंड व्लादिमीर एस्ट्रागॉन कहते हैं कि चलो हम भी चलते हैं, लेकिन दोनों में से कोई वहाँ से मूव नहीं करता है एंड इसी के साथ एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। एक्ट 2 इन दोनों ट्रैम्प्स की लाइफ में नेक्स्ट डे को शो करता है, लेकिन सेकेंड एक्ट इज़ ऑलमोस्ट नियर रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट एक्ट, यानी कि वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट होती हैं। स्टार्टिंग में व्लादिमीर एंड एस्ट्रागॉन अकेले वेट करते हैं, फिर पोज़ो एंड लकी आते हैं। पोज़ो लकी के जाने के बाद मैसेंजर बॉय आता है एंड कहता है कि गोदो आज नहीं आएगा लेकिन कल ज़रूर आएगा। एंड लास्ट में व्लादिमीर एंड एस्ट्रागॉन अकेले ही वेट करते रह जाते हैं। तो हमने देखा सब कुछ बिल्कुल सिमिलर हो रहा है, बस 3 चीज़ें हैं जो फर्स्ट एक्ट से अलग होती हैं। फर्स्ट एक्ट में जो बैरन ट्री था उस पर 4-5 लीव्स आ जाती हैं सेकेंड एक्ट में। सेकेंड एक्ट में पोज़ो जो है वो अंधा हो जाता है एंड लकी डम्प यानी कि गूंगा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें शो करती हैं द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम तो पास हो चुका है, हो सकता है सीज़न चेंज हुआ हो, कुछ महीने पास हो गए हों, कुछ साल भी पास हो गए हों, लेकिन ये जो 2 ट्रैम्प्स हैं इनकी लाइफ बिल्कुल सेम है।
वही चीज़ें रिपीट होती हैं। ऐसा लगता है कि दे आर ट्रैप्ड इन अ काइंड ऑफ अ साइक्लिक लूप, जहाँ हर दिन बिल्कुल सिमिलर है। तो वन थिंग दैट वी कैन से श्योरली इज़ कि अगर इस प्ले में 2 की जगह 4 या 5 एक्ट्स भी होते तो वो भी बिल्कुल सिमिलर ही होते, क्योंकि ये जो 2 ट्रैम्प्स हैं इनकी लाइफ में कोई होप नहीं है एंड दे विल जस्ट कीप वेटिंग एंडलेसली। ये एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें एवरी डे इज़ जस्ट लाइक एनी अदर डे। सो दिस वाज द समरी। अब हम इसका एनालिसिस करें उससे पहले हम समझेंगे थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में। थिएटर ऑफ एब्सर्ड या एब्सर्डिज्म, ये जो टर्म है ये हमें दी थी एक थिएटर क्रिटिक मार्टिन एशलिन ने। सो इनका नाम आपको हमेशा मेंशन करना है जब भी आप थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में लिखेंगे। सो ये एब्सर्डिज्म एक तरीके का मूवमेंट था जो हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड या मिड 20th सेंचुरी के बाद के जो वर्क्स हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे जो वर्क्स थे जो प्रोड्यूस किए गए थे वो इसी जॉनरा से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ ये हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन एक बात तो श्योर है कि जो कन्वेंशनल राइटिंग स्टाइल अब तक चलता आ रहा था उसको इसने चेंज कर दिया। इट वॉज लाइक अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ थिएटर एंड ड्रामा। सो ये जो प्लेज इस जॉनरा से बिलोंग करते हैं वो बेस्ड होते हैं एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी पे। तो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी जो है वो ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को रेज करती है, जैसे कि वाई आर वी अलाइव, हम जिंदा क्यों हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, क्या हमारी लाइफ हमारे ही कंट्रोल में है या कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। तो यही सब चीज़ें हमने वेटिंग फॉर गोदो में भी देखी, जहाँ 2 ट्रैम्प्स हैं वो एंडलेसली वेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनकी लाइफ का जो पर्पस है उन्हें लगता है कि जब गोदो आ जाएगा उन्हें उनकी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। जो प्लेस थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले एक मीनिंगलेस प्लॉट। जैसा हमने इस प्ले में भी देखा कि स्टोरी कहाँ शुरू होती है कहाँ ख़त्म होती है हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लग पाता है। पूरे प्ले में कोई ख़ास इवेंट्स नहीं है, एक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव है। दूसरा, द कॉन्वर्जेसन जो है वो भी बिल्कुल मीनिंगलेस है, मतलब कि लैंग्वेज जो है इट हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग, वर्ड्स फेल टू एक्सप्रेस द एसेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो यही चीज़ें हमें इस प्ले में भी देखने को मिलती हैं। जो कैरेक्टर्स हैं वो थ्रू आउट द प्ले बातें तो करते हैं लेकिन उनकी बातों का कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। तीसरा, हम कह सकते हैं एक वेगनेस होता है टाइम, प्लेस और कैरेक्टर्स को लेके। इस प्ले में हमने देखा कि जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो वेट तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ वेट कर रहे हैं, क्या दिन है, कि किससे मिलना है, कैसा दिखता है। तो एक अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलती है। जो पैसेज ऑफ टाइम है उसका भी हमें कोई आइडिया नहीं लग पाता है। चौथा, हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स जो इन प्लेज में होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे सफ़र कर रहे हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे थिएटर ऑफ एब्सर्ड के। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत सारे वर्क्स जो थे इस जॉनरा से बिलोंग करते हैं, लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट नेम्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो है सैमुअल बेकेट एंड यूजीन यूनेस्को। तो वेटिंग फॉर गोदो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस जो इस जॉनरा से बिलोंग करता है एंड हम कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। एंड इसीलिए सैमुअल बेकेट को भी फादर ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एब्सर्डिज्म जो है वो रिलेटेड है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के वर्क से। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स, फिलॉसफी, आर्ट में भी कई सारे चेंजेस आते हैं जो कन्वेंशनल स्टाइल से काफ़ी हटकर होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है जो हर फील्ड में इतने सारे चेंज आए। तो इसका रीज़न है वर्ल्ड वॉर 2 एंड इस इवेंट ने पूरी सोसाइटी में पूरी सोशल वैल्यूज़ को चेंज कर दिया था। एंड जब कोई सोसाइटी की वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें उस टाइम के आर्ट और लिटरेचर में देखने को मिलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो मैसिव डिस्ट्रक्शन था उसने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था यूरोपियन सिविलाइजेशन पर।
यूरोपियन सिविलाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं, कल्चर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इन सब को वॉर ने हिला कर रख दिया था। अब जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर में जो सर्वाइवर्स हैं, जो लोग हैं, उनके लिए ये पूरी दुनिया बिल्कुल मीनिंगलेस, पर्पसलेस और एब्सर्ड बन गई थी। एंड यही चीज़ें हमें जो ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के जो लिटरेरी वर्क्स हैं उसमें हमें देखने को मिलती है। बेकेट ने इस प्ले में जो यूनिवर्स क्रिएट किया है वो सिंबलाइज करता है इसी पोस्ट वर्ल्ड वॉर की मॉडर्न सोसाइटी को। इस प्ले के थ्रू वो शो करता है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये काफ़ी हॉस्टाइल, फुल ऑफ सफरिंग एंड मीनिंगलेस है, एंड ऑल्सो ये मोनोटोनस है बिकॉज इट कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड इज़ डिप्राइव्ड ऑफ वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स एंड कल्चर। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी, एंड देयर आर मैनी अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप दोनों पार्ट्स को देखिए फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, एंड इफ़ दिस हेल्प्स प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।